हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतर। दोस्तों, हम लोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पर चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन के संदर्भ में चर्चा की थी कि किस तरीके से किन किन को अध्यक्ष एवं सदस्य बनाया जा सकता है, साथ ही साथ उनकी नियुक्ति कौन करता है, कैसे करता है, इन सब पर हम लोगों ने चर्चा धारा 3 और धारा 4 के संदर्भ में की थी। आज हम लोग इस आगे चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, कितना उनका कार्यकाल होगा, इन सब के संदर्भ में। तो सबसे पहले यहाँ पर धारा 5 कहती है अध्यक्ष एवं सदस्यों के द्वारा त्यागपत्र और उन्हें हटाया जाना। यदि आयोग के किसी भी सदस्य के लिए या अध्यक्ष के लिए लगता है कि उसे ऐसा अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहना है, तो किसी भी समय वह राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। यहाँ पर उपधारा 1 कहती है कि अध्यक्ष या कोई सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अर्थात राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ऐसा अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके बाद उपधारा 2 कहती है कि उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर या रिपोर्ट किए जाने के पश्चात किया गया है कि यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि किसी अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध साबित कदाचार या असमर्थता की शिकायत आती है, यदि राष्ट्रपति के पास ऐसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के बारे में कदाचार या असमर्थता की कोई शिकायत आती है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को मामला जांच के लिए सौंपता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर एक समिति गठित की जाती है। उस समिति के द्वारा इन आरोपों की जांच की जाती है। जांच करने के पश्चात एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और वह रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को अपनी सिफारिशों के साथ सौंप दी जाती है। यदि इस रिपोर्ट में साबित कदाचार या असमर्थता पाई जाती है ना, कदाचार या असमर्थता सही साबित होती है और समिति ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को हटाने की सिफारिश करती है, तो राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा सकेगा। इसके अलावा धारा 5 की उपधारा 3 कुछ ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख करती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां वर्णित करती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच की आवश्यकता
नहीं होती है। अर्थात इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट की जांच के बगैर ही ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के लिए राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से हटा सकता है। इसमें कहा गया है उपधारा 3 में कि उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी, अर्थात उपधारा 2 में जो जांच आदि की बात की गई है ना, उसके होने के बावजूद भी, उसके होने के बाद भी यहाँ पर कह रहा है कि यथास्थिति अध्यक्ष या कोई सदस्य, है ना, अर्थात किसी अध्यक्ष या सदस्य के लिए हटाया जा सकेगा कब? यदि कोई दिवालिया न्याय निर्णीत किया जाता है, अर्थात किसी न्यायालय के द्वारा ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य के लिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के किसी अध्यक्ष या सदस्य के लिए दिवालिया न्याय निर्णीत कर दिया जाता है, न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो उसे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के पद से बिना किसी जांच के हटाया जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय के द्वारा सबूतों और गवाहों के आधार पर ही दिवालिया घोषित किया गया है। तो यहाँ पर किसी जांच की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद सेकंड कह रहा है कि अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है। तो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के लिए भारत सरकार के द्वारा वेतन दिया जाता है, कई प्रकार के भत्ते प्रदान किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि अध्यक्ष या सदस्य ऐसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों के अलावा अन्य किसी कार्य में संलग्न होता है और वो भी सवेतन, है ना, वेतन के आधार पर किसी अन्य संस्था में कार्य करता है, कहीं अन्य कार्य करता है और ये साबित हो जाता है, तो राष्ट्रपति बिना किसी जांच के उसे उसके पद से हटा सकता है। इसी प्रकार से आगे अगला जो है सब क्लॉज सी में यहाँ पर प्रावधान किया गया है ना, धारा 5 के उपधारा जो है 3 की खंड ग में कहा गया है, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है ना। मानसिक या शारीरिक शैथिल्य अर्थात मानसिक या शारीरिक रूप से वह इतना कमजोर हो गया है कि अब उस पद पर रहने के लिए वह अक्षम है, वह पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है ना। मानसिक या शारीरिक रूप से इतना कमजोर हो गया है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बिना किसी जांच के उसे अपने पद से, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के लिए अपने पद से हटा सकता है बिना किसी जांच के। ठीक, इसके बाद अगला है डी, विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, अर्थात किसी न्यायालय के द्वारा ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के लिए अनसाउंड माइंड, है ना, चित्त विकृत घोषित किया गया है, तो न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को अनसाउंड माइंड घोषित किया है, चित्त विकृत घोषित किया है। तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति बिना किसी जांच के ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से पदमुक्त कर सकता है, उसके पद से हटा सकता है। इसके अलावा अगला कह रहा है
ई कि किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडाधिष्ट किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है। अर्थात ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के लिए न्यायालय के द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषित किया गया है, किसी ऐसे अपराध के लिए दंडित किया गया है जिसमें नैतिक अधमता या नैतिक पतन वाला अपराध माना गया है, जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराध, भ्रष्टाचार संबंधी अपराध ना, ऐसे अपराध जिनके लिए समाज नैतिक रूप से गलत मानता है। ऐसे नैतिक अधमता वाले अपराध के लिए यदि न्यायालय के द्वारा दोषित किया जाता है, न्यायालय के द्वारा दंडित किया जाता है, तो भी राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के लिए किसी जांच के हटाया जा सकता है। तो ये धारा 5 के अंतर्गत हमने देखा कि अध्यक्ष या सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए कभी भी त्यागपत्र दे सकता है, कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने के पश्चात उसकी सिफारिश के आधार पर हटा सकता है और उपधारा 3 के अंतर्गत दी गई परिस्थितियों में यदि ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है या अपने पदावधि के दौरान बाहर सवेतन या तो कार्य किया है या मानसिक या शारीरिक रूप से शैथिल्य हो गया है, कमज़ोर हो गया है, या न्यायालय के द्वारा अनसाउंड माइंड घोषित किया गया है, चित्त विकृत घोषित किया गया है, या न्यायालय के द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए दंडित किया गया है, दोषित ठहराया गया है जो कि राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता वाला अपराध है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद अगला है धारा 6, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि के बारे में बताया गया है, उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। धारा 6 का पहला क्लॉज कहता है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यहाँ पर कह रहा है कि अध्यक्ष अपनी नियुक्ति से 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो तक पद धारण करेगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति 68 ईयर में अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया जाता है तो 3 वर्ष और 70 वर्ष में 70 वर्ष पहले आ जाता है, 3 वर्ष बाद में आता है, तो 70 वर्ष की आयु जैसे ही प्राप्त करेगा उसे उसके पद से पदमुक्त कर दिया जाएगा, वह पद पर नहीं रह सकेगा। अब वह ये नहीं कह सकता कि अभी हमारे 3 वर्ष पूरे नहीं हुए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 66 ईयर की एज में 66 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बन जाता है
तो 3 वर्ष और 70 वर्ष में 3 वर्ष पहले पूर्ण हो जाते हैं। तो जैसे ही 3 वर्ष पूर्ण होंगे उसे उसके पद से पदमुक्त कर दिया जाएगा। अब वह व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहूँगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर पुनर्नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, अर्थात ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के लिए यदि चाहें तो दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उस पर 70 वर्ष वाली आयु की कंडीशन लागू होगी। अर्थात दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त तो किया जा सकता है, लेकिन 70 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से सदस्यों के संदर्भ में भी यही प्रावधान किया गया है कि सदस्य भी अपने पद ग्रहण की दिनांक से 3 वर्ष या 70 वर्ष दोनों में से जो भी पहले हो तक अपना पद धारण करेंगे, और साथ ही साथ यह भी पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। अर्थात यह अपने पद पर पुनर्नियुक्ति पा सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों के लिए ही 3 वर्ष या 70 वर्ष इसमें से जो भी पहले हो तक पद धारण कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। लेकिन 70 वर्ष की आयु यहाँ पर जो है तो बाध्यकारी होगी, अर्थात 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ठीक। इसके बाद उपधारा 3 कहती है, धारा 6 की उपधारा 3 कहती है, अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। यह प्रावधान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया है। अर्थात अध्यक्ष या सदस्य निष्पक्ष होकर के कार्य करेंगे, सरकार के प्रति किसी प्रकार से झुकाव ना रहे, किसी प्रकार से कोई भेदभाव ना हो, निष्पक्ष रूप से कार्य करें। इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर न रहने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण करने की योग्यता नहीं रखेंगे, किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे, अर्थात शुद्ध बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये धारा 6 हो जाती है। धारा 7 के अंतर्गत कह रहा कि कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। अर्थात कुछ परिस्थितियों में यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है या अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो अध्यक्ष के कार्य को सदस्यों के द्वारा निर्वहन किया जाएगा। उसके संदर्भ में धारा 7 में प्रावधान किया गया है। धारा 7 का क्लॉज फर्स्ट कहता है, अध्यक्ष की मृत्यु, पद त्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि अध्यक्ष या सदस्य
अध्यक्ष जो है, यदि अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है या अध्यक्ष किसी कारणवश त्यागपत्र दे देता है या उसे हटा दिया जाता है, अर्थात अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। तो ऐसी रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति के द्वारा अपना आदेश जारी करते हुए आयोग के सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य के लिए अध्यक्ष के ऐसे कार्यों को संपादित करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। कब तक? जब तक कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो जाए और वह नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण ना कर ले, तब तक राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित सदस्य के द्वारा अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन किया जाएगा। इसके बाद धारा 7 की उपधारा 2 यहाँ पर कहती है कि जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। अर्थात यहाँ पर अध्यक्ष की अपने पद से अनुपस्थिति की दशा में अध्यक्ष छुट्टी पर गया है या किसी कारणवश अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ है, कुछ समय के लिए असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में जब तक अध्यक्ष अपने कृत्यों को पुनः नहीं संभाल लेता है, तब तक के लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करते हुए उन सदस्यों में से किसी एक सदस्य के लिए ऐसे अध्यक्ष के कृत्यों का संपादन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। और ऐसा प्राधिकृत सदस्य तब तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करता रहेगा जब तक कि वह अध्यक्ष पुनः आकर के अपने कार्यों को नहीं संभाल लेता, अपने कृत्यों का निर्वहन पुनः नहीं कर लेता। तो इस प्रकार से अध्यक्ष की रिक्ति या अनुपस्थिति की दशा में ऐसे सदस्यों के द्वारा, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा प्राधिकृत किया जाए, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेंगे। इसके बाद धारा 8 के अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है, अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो कि विहित की जाएं। विहित की जाएं अर्थात सरकार के द्वारा नियम बना करके निर्धारित की जाएं। अर्थात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कितना वेतन मिलेगा, कौन कौन से भत्ते मिलेंगे, क्या उनकी सेवा की शर्तें होंगी, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, इन सब के संदर्भ में केंद्र सरकार के द्वारा नियम बना करके विहित किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, प्रिस्क्राइब किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सिक्योरिटी दी गई है, ऐसे अध्यक्ष या और सदस्यों को निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए गारंटी दी गई है। क्या? कि ऐसे अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते आदि में, उनकी सुविधाओं आदि में सरकार के द्वारा परिवर्तन तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात वेतन भत्तों में
या सुविधाओं में वृद्धि तो की जा सकती है, लेकिन कटौती नहीं की जा सकती है। कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद धारा 9 के अंतर्गत यहाँ पर धारा 9 में जो है बताया गया है कि रिक्तियों आदि से आयोग की कार्रवाइयों का अविधिमान्य न होना। अर्थात यहाँ पर आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है। अर्थात आयोग के द्वारा कोई कार्यवाही की गई है, कोई विनिश्चय किया गया है, तो उसके लिए इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, इस आधार पर उसे अविधिमान्य करार नहीं दिया जा सकता है कि ऐसे आयोग में एक सदस्य कम था या अध्यक्ष अनुपस्थित था या ऐसे आयोग की गठन में कोई त्रुटि थी, आयोग के गठन में सिफारिश करने वाली समिति में कोई त्रुटि थी। ऐसे त्रुटियों के आधार पर या ऐसे गठन की त्रुटि के आधार पर आयोग के किसी विनिश्चय या किसी कार्यवाही को यहाँ पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, उसे जो है अमान्य नहीं किया जाएगा, उसे जो है तो कहना चाहिए अविधिमान्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसके बाद धारा 10 के अंतर्गत हम लोग जो है तो देखते हैं कि प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। अर्थात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा अपनी कार्रवाइयों को संचालित करने के लिए यदि प्रक्रिया संबंधी कोई अतिरिक्त नियम बनाना है तो वह अधिकार यहाँ पर दिया गया है। वैसे इस अधिनियम में आयोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, साथ ही साथ केंद्र सरकार के लिए अधिकार दिया गया है कि वह भी नियम बना करके प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है। लेकिन फिर भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो आयोग को भी अधिकार दिए गए हैं कि वह भी अपनी प्रक्रिया के संदर्भ में यहाँ पर नियम निर्धारित कर सकती है। यहाँ पर कहा गया है, धारा 10 की उपधारा 1 कहती है कि आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे। अर्थात यहाँ पर किस स्थान पर आयोग की कार्रवाई संपादित करनी है, किस समय आयोग को अपनी कार्रवाइयाँ संचालित करनी हैं, तो समय और स्थान का निर्धारण आयोग के अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसके संदर्भ में वह विनियम बना करके निर्धारित कर सकता है, रेगुलेशन के माध्यम से इसको निर्धारित कर सकता है। इसके बाद उपधारा 2 कहती है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिए विनियम अधिकथित करने की शक्ति होगी। अर्थात आयोग को अपनी कार्रवाइयों को संचालित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने के संदर्भ में प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए या प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए भी विनियम बनाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर उपधारा 3 कहती है, आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। अर्थात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा जो भी विनिश्चय किए जाएंगे, जो भी आदेश पारित किए जाएंगे, वह तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि यहाँ पर यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव के द्वारा
उसे सर्टिफाइड ना कर दिया जाए, उसे जो है तो कहना चाहिए कि अधिप्रमाणित ना कर दिया जाए, या फिर महासचिव के अलावा अन्य किसी जो है तो अधिकारी के लिए यदि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के द्वारा प्राधिकृत किया गया है तो ऐसे अन्य अधिकारी के द्वारा, ऐसे अन्य प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा उसे अधिप्रमाणित किया जाता है, तभी उसे एनफोर्स किया जाएगा, उसे लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है धारा 10 के अंतर्गत जो है प्रक्रिया के संदर्भ में आयोग को शक्तियाँ दी गई हैं। इसके बाद धारा 11 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद, स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पूरे देश में होने वाले मानव अधिकारों के उल्लंघन पर कार्रवाई करेगा, पूरे देश में मानव अधिकारों के संदर्भ में नज़र रखेगा। तो उसमें केवल वह 13 सदस्य जो अभी हमने धारा 3 के अंतर्गत देखे थे, वह पूरे देश में कार्रवाई को संचालित नहीं कर सकते। तो इसके लिए आयोग को और अन्य अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो उसके संदर्भ में धारा 11 यहाँ पर प्रावधान करती है। धारा 11 की उपधारा 1 कहती है, केंद्रीय सरकार आयोग को पहला, भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी जो आयोग का महासचिव होगा, है ना, भारत सरकार में जो है जो सचिव रैंक का अधिकारी होगा, है ना, उसे केंद्र सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा, है ना, प्राधिकृत किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव होगा। इसके अलावा धारा 11 की उपधारा 1 का खंड बी कहता है, ऐसे अधिकारी के अधीन जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का ना हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी वृंद तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी वृंद जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों उपलब्ध कराएगी। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक जो है पुलिस महानिदेशक की रैंक का अधिकारी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ इसके अधीन कार्य करने के लिए अन्य जो है अन्वेषण करने के लिए पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध कराएगी। जितने की आयोग के द्वारा मांग की जाए इतने अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। साथ ही साथ धारा 11 की उपधारा 2 कहती है, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारी वृंद नियुक्त कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे। तो स्वाभाविक सी बात है, अन्य प्रशासनिक, वैज्ञानिक और अन्य कृत्यों को संपादित करने के लिए आयोग के द्वारा और भी अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति यहाँ पर की जा सकती है। अर्थात ऐसे अन्य कार्यों को संपादित करने के लिए भी यहाँ पर अन्य अधिकारी कर्मचारी, है ना, जो कि प्रशासनिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य करने के लिए यहाँ पर आवश्यक हों, उनके लिए भी आयोग के द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा। और उपधारा 3 कहती है कि उपधारा 2 के अंतर्गत जो प्रशासनिक, वैज्ञानिक या तकनीकी दृष्टि से कार्य करने के लिए जो अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, उनके वेतन भत्ते क्या होंगे, उनकी सेवा की शर्तें क्या होंगी, उनके जो है तो कहना चाहिए कि सुविधाएं क्या होंगी, उसके संदर्भ में केंद्र सरकार नियम बना करके निर्धारित करेगी।
विहित करेगी वह उनके वेतन भत्ते और जो है सुविधाएं होंगी, इसके संदर्भ में केंद्र सरकार नियम बना करके प्रावधान करेगी। तो आज हम लोगों ने अध्याय 2 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन में जो है पिछले वीडियो में देखा था, और आज जो है तो उसके कृत्यों के संदर्भ में जो है तो किस तरीके से उनकी सेवा की शर्तें होंगी, आयोग किस तरीके से जो है तो विनियम निर्धारित कर सकता है, अन्य कर्मचारी वृंदों की नियुक्ति कैसे होगी, इनका कार्यकाल क्या होगा, इन सब पर हम लोगों ने आज विस्तार से चर्चा की। अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कृत्यों के संदर्भ में, इनके क्या कार्य होंगे, क्या उसकी प्रक्रिया होगी। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन दोस्तों, यदि अभी तक आपने RSP लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। साथ ही साथ इन वीडियोस को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इन वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।